हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी की जिम्मेवारी आप हमें सौंप दें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, वह भी व्याख्या के साथ। जी हाँ, कहने को तो 20 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको टॉप 50 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करवा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह क्लास नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और ऐसे ही लगातार आपको बेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या बोला गया है। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो इसको आपका आंसर होगा क्या? वैश्य। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? ठीक है, चल देखते हैं यहां से। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। चलिए देखते हैं, नोट समझते हैं। रात के समय लैंप के सहारे सेवा करने के कारण फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्यों कहा जाता है, आप याद रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन। भरतवंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? जो आपका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है यानी अध्याय है और 1028 सूक्त है। ठीक है, मंडल पहला और 10वां मंडल नवीनतम मंडल है किसका? ऋग्वेद का। ठीक है, उसके बाद चतुर्वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख भी पहली बार 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, किसके? ऋग्वेद के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए ये टॉप क्वेश्चन सिलेक्टेड है और प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, इसीलिए इसकी स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चार वेदों में से किसमें बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो आपका जो आंसर होगा क्या? अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, चलिए नोट समझते हैं इसमें। अथर्ववेद जादुई मंत्रों का ग्रंथ है। इसमें 730 सूक्त है, जबकि 5987 यानी कि 5987 मंत्र है और 20 अध्याय यानी कि खंड है। ठीक है, किसमें? तो अथर्ववेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से, क्वेश्चन नंबर 5। वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। वह कौन था? तो इसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम है इसका? है गयासुद्दीन बलबन। चलिए समझते हैं। इब्राहिम खान लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ये भी याद रखिएगा। जबकि मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं यहाँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए उसके बाद है हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका नाम है इल्तुतमिश। ठीक है, नोट में इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। इसने टाका और पीतल सिक्के चलाए थे। ठीक है, सिकंदर लोदी इसे सिकंदर शाह या सिकंदर शाह सानी के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से। विक्रम युग की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, यानी विक्रम युग की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, कौन सा? 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, नोट समझते हैं। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से आधी सदी पहले शुरू होता है और यह एक भारतीय कैलेंडर चक्र पर काम करता है। ठीक है, विक्रम संवत कैलेंडर का पहला दिन गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में दिवाली के बाद मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए समझते हैं यहां से क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, समझिए। क्वेश्चन 8 है शिक्षा का वुड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? तो कब भेजा गया था? तो 1854 ईस्वी में भेजा गया था। ठीक है, चलिए नोट समझते हैं। चार्ल्स वुड जो कि नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष थे ने लॉर्ड डलहौजी जो कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे को आदेश संदेश भेजा। ठीक है, इसमें सुझाव दिया गया कि भारत के प्राथमिक विद्यालयों में
स्थानीय भाषाओं को शुरू किया जाए। उच्च विद्यालयों में एग्लो वर्नाकुलर माध्यमों का उपयोग किया जाए और कॉलेज स्तर पर शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए वुड स्पेस को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए वुड स्पेस को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। देखिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो ये थी आयताकार थी। ठीक है, चलिए अब समझते हैं नोट पे। मोहनजोदड़ो की खुदाई R.D. बनर्जी ने 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर की थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुएं तैयार वस्त्र, मंदिर जैसा महल, पशुपति मुहर, नर्तकी की मूर्ति, तराजू, विशाल स्नानागार, विशाल अन्न भंडार और मंगोलियन पुरोहित आदि है। ठीक है, चलिए वहां से प्राप्त है। ठीक है, कहां से? मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुआ था सब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं यहाँ से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2005 में। ठीक है, चलिए समझते हैं नोट में। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम जिसको बोलते हैं नरेगा 2005 में पारित किया गया था ताकि सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के में रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। ठीक है, इसका ये उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए इसमें जीके और जीएस दोनों मिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो इसका अर्थ क्या है? तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होते हैं। ठीक है, सही है। अगर कोई वस्तु धनात्मक है तो क्या होगा? उस पर क्या प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए चलिए नोट समझते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं और प्रोटॉन धनावेशित कण। ठीक है, इसका कारण ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सब मोस्ट टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तीसरे कक्षक या एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ठीक है, तो कितने होते हैं? 18 होते हैं। चलिए नोट समझते हैं यहाँ से। किसी कोश में समायोजित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि अन पर आधारित होती है। इसे सूत्र 2n² द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो n होता है वो होता है कक्षाओं की संख्या। ठीक है, चलिए यानी कि जितने कक्षा होगा n की जगह पर वो लिखिएगा और इस सूत्र बैठाइएगा तो आपको उस कक्षा में है ना उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं और क्वेश्चंस को। अब देखिए यहाँ के क्वेश्चन, चल देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा में के नगरों में हथियारों और औजारों बनाने के लिए किया जाता था? ठीक है, तो किसका किया जाता? तो तांबा किया जाता था। ठीक है, नोट समझते हैं। सिंधु घाटी जो कि कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है, इसे में उपकरण, बर्तन और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु थी। ठीक है, कौन? तांबा। उपयोग की जाने वाली अन्य धातुएं थी सीसा, सोना, कांस्य और चांदी। ठीक है, चलिए आप समझते हैं आगे और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन समझते हैं 7। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी के सेनापति थे? ठीक है, जिसने भारत में मुगल, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी के सेनापति थे जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? जिसका नाम था क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नोट समझते हैं। गुलाम वंश को मामलुक वंश, राजवंश भी कहा जाता है। ठीक है, आराम शाह दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जोंगखा किस देश की राजभाषा है? तो ये कौन सी देश की है? भूटान देश की है। ठीक है, समझते हैं नोट। अन्य भारतीय पड़ोसी देशों की आधिकारिक भाषाएं देखिए क्या क्या है। तो अफगानिस्तान की है पश्तो या फिर दारी, बांग्लादेश की है बंगाली, चीन की है मंदारिन, म्यांमार की है बर्मी, नेपाल की है नेपाली, पाकिस्तान का है उर्दू, श्रीलंका का है सिंगली या फिर तमिल, मालदीव का है धीवेही। ठीक है, तो याद रखिएगा पड़ोसी देशों का पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्वेश्चंस को। देखिए चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
49वें समांतर द्वारा किन दो देशों को पृथक किया गया है? ठीक है, 49वें समांतर द्वारा किन दो देशों को पृथक किया गया है? तो ये किया गया है यूएसए और कनाडा। ठीक है, यूएसए या और कनाडा। समझते नोट में 49वीं समांतर रेखा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा को पृथक किया गया है, जबकि मैग्नीनॉट रेखा के द्वारा फ्रांस और जर्मनी को पृथक कर दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसका नाम कितना है 18। चलिए, उसेन बोल्ट ने अपनी जीवन यात्रा को निम्नलिखित में से किस आत्मकथा में साझा किया है? जिसका नाम है फास्टर देन लाइटनिंग। ठीक है, फास्टर देन लाइटनिंग। ठीक है, यह है उसेन बोल्ट की आत्मकथा। ठीक है, समझते नोट के फास्टर द लाइटनिंग उसेन बोल्ट की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे तेज धावक बनने की अपनी यात्रा का विवरण दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फातिमा शेख को डैश के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी। ठीक है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थी ये। ठीक है, फातिमा शेख। चलिए नोट समझते हैं। 9 जनवरी 2022 को गूगल द्वारा उनकी 191वीं जयंती पर डूडल बनाकर सम्मानित किया गया था। ठीक है, पश्चिमी चिकित्सा की पहली भारतीय महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 20 क्या बोला गया है। ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? तो कौन थी? सिंधु नदी को देवी माना जाता था। ठीक है, चलिए समझते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित 7 नदियां सिंधु जिसको इंडस बोला जाता था, पिपास्ता जिसे झेलम बोला जाता है, अकाशनी जिसे चिनाव बोला जाता है, परुष्णी या फिर इरावती जिसे रायो बोला जाता है, बिपाशा जिसे ब्यास नदी बोली जाती है, सुतुत्री जिसे सतलुज बोला जाता है और सरस्वती जो सूख गई है। ठीक है, और अग्नि हिंदू धर्म के अग्नि देवता थे, जबकि उषा भोर की देवी थी, जबकि एरिका सौंदर्य के देवता था। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आपको पढ़ना है, तो हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो वहीं समाप्त करते हैं और रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ जाइए और जीके इसकी संपूर्ण तैयारी के लिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।